नमस्कार। आज की बड़ी खबर अच्छी खबर है और खबर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। हरीश साल्वे ने जबरदस्त पैरवी की और आज इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वो कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। ये भारत की बड़ी जीत है और पाकिस्तान की करारी हार। इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 15 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से एक मत से फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आईसीजे के प्रेसिडेंट रोनी अब्राहम ने पढ़ा। कोर्ट ने कहा कि कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है और पाकिस्तान को यह आदेश मानना ही होगा। आज कोर्ट ने पाकिस्तान की सारी दलीलों को एक एक करके खारिज कर दिया। भारत की उन दलीलों को अदालत ने मान लिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने जाधव के केस में वियना के समझौते का वायलेशन किया है। कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारों की बात भारत की तरफ से कही गई है वो सही है। वियना कन्वेंशन के तहत भारत को कुलभूषण तक पहुंचने का हक है। पाकिस्तान को कॉन्सुलर एक्सेस पहले ही दे देना चाहिए था। भारतीय दूतावास के अधिकारी को अपने नागरिक से मिलने का पूरा हक है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि जिन परिस्थितियों में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई वो कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। The present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. The decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case. आज जैसे फैसला आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। सुषमा स्वराज ने इस केस में बिना रुके बिना थके काम किया। हेग जाने के लिए मजबूत टीम तैयार की। हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील को एंगेज किया। हरीश साल्वे ने सिर्फ ₹1 फीस ली और मजबूत दलीलों के साथ फैसला अपने पक्ष में करवाया। आज विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया, जाधव को बचाने के लिए सरकार सब कुछ करेगी। आईसीजे के इस फैसले ने पूरे देश में राहत की सांस ली है। अब जाधव को छुड़ाकर ही दम लेंगे। हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि श्री जाधव के जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का जो वायलेशन और श्री जाधव के अधिकारों का जो वायलेशन, उसका हनन जो पाकिस्तान ने किया, उसको सही करने की दिशा में ये पहला ज़रूरी कदम है। हम ये आशा करते हैं कि इस पहले ज़रूरी कदम के बाद जो पाकिस्तान ने घोर हनन किया है उनके अधिकारों का, श्री जाधव के अधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसको सही करने की दिशा में मदद मिलेगी और इस निर्णय से पूरे भारत ने और हम सभी ने राहत की सांस ली है। हम इसका स्वागत करते हैं। कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को लेकर आज डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पाकिस्तान पर सीधा अटैक किया। अरुण जेटली श्रीनगर में थे। उन्होंने वहां कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के केस में दुनिया को अंधेरे में रखा, सीक्रेट तरीके से केस चलाया। ऐसे केस का कोई वजूद नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट में सच की जीत हुई। This order, though interim, is a very serious indictment of the kind of mockery in the name of judicial system that exists in Pakistan. Any form of judicial proceeding which is conducted in secrecy, which is conducted in darkness, and which is not open for any public gaze, lacks the very appearance of justice. And this proceeding and the order today highlights the importance of the fact that when a person is allegedly accused, he has a right of effective defense. Consular access is a part of that right of effective defense. अरुण जेटली बड़े वकील हैं, इसलिए उनकी बात का महत्व भी है। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी एक बड़ी बात कही। रोहतगी ने कहा कि जाधव के केस में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। अब पाकिस्तान को अपनी हार मान लेनी चाहिए।
बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने ये दिखा दिया कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। जो भी उन्होंने दलीलें रखी कि प्रॉपर ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो सब बोगस पाया गया। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, पूरे मुद्दे देखे जाएंगे और वो होगा किसी टाइम अगस्त के महीने में। इसलिए सारा भारत और जाधव जी की फैमिली अब इस इत्मीनान से रह सकती है कि वो सेफ हैं और सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक पूरे मुद्दे का फैसला ना किया जाए। मुकुल रोहतगी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को सबक सीखेगा, उसको कुछ समझ आएगी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में मुंह की खाने के बाद जाधव ने इस केस में हार के बाद पाकिस्तान सीनाजोरी करता रहा। पाकिस्तान ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताया। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के इशू में इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। पाकिस्तान फैसला नहीं मानेगा, ये सब कहा पाकिस्तान ने। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट सच्चाई से कितने दूर हैं, ये इस बात से समझ आता है कि पाकिस्तान जिस क्लॉज की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट के जज ने आज ही अपने फैसले में उसी आर्टिकल 36 क्लॉज का हवाला देकर कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को फिर समझाया, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधा हुआ है, उसे फैसला मानना ही होगा। देखिए, भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है, हम लोग कानून का पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ऑर्डर है उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी लोगों को पालन करना चाहिए। ICJ वेरी क्लियरली सेड दैट दिस ऑर्डर विच डिलीवर्ड टुडे on India's request for provisional measures creates an internationally, it's binding legally, internationally. असलियत तो यह है कि पाकिस्तान के स्टैंड के पीछे किसी बड़े झूठ को छिपाने की साजिश है। पाकिस्तान के अपने लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान पहले ही कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट कर चुका है, इसलिए अब कोर्ट के फैसले का कोई मायना नहीं है। हमारे कई सिक्योरिटी तबकों में ये एक अंदेशा है, हमको बहुत फिक्र है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के दरिंदों ने टॉर्चर कर कर के बेचारे कुलभूषण जाधव को जान ले ली और अब ये पूरा नाटक कर रहे हैं। अगर है तो पाकिस्तान अब बुरी तरह फंसा है। हमको काउंसलर एक्सेस के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो पाकिस्तान पकड़ा जाएगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ चार्ज लगेगा कि उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों की अवहेलना की है। ऐसे लोगों का शक जायज है। पाकिस्तान की सरकार कुछ भी करे, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। यहां तक कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया को यह पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को जो हार मिली वो अपनी कमजोर स्टैंड की वजह से मिली। आज पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान सरकार को ही एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स, वहाँ के बड़े बड़े अखबारों ने पाकिस्तान सरकार को क्रिटिसाइज किया। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में ICJ में जाना ही नहीं चाहिए था। अपोजिशन पार्टीज ने भी पाकिस्तान की सरकार की जमकर खिंचाई की। आपने इंटरनेशनल लीगल एडवाइस भी नहीं ली। आपके इस वक्त वकील ने आधे वक्त में अपना मुकदमा ख़त्म कर दिया, अपने दलाइल ख़त्म कर दिए। तो आपको आगे की तैयारी जो करनी होगी, आप इस तरह नॉन प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते कि जी हमारा मुकदमा बहुत स्ट्रांग है। आपने एक लड़े लड़ाए
बहुत स्ट्रॉन्ग मुकदमे को इस तरह अपने हाथ से जाने दिया। अब आगे की सोचें, उसमें आप इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स की टीम को फ़ौरन रुजू करें। इंडिया हमेशा इंटरनेशनल कवानीन को डिनाई करता रहा है, हम कभी डिनाई नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान के लिए मसला ये बन गया है कि अगर ये वाला फैसला नहीं माना जाएगा तो हमेशा आने वाले वक्तों के लिए बताया जाएगा, पाकिस्तान को याद करवाया जाएगा कि आपने भी तो कुलभूषण वाला फैसला नहीं माना था। तो इस सबसे बेहतर था कि पाकिस्तान जाता ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट के जज का फैसला ध्यान से सुनने लायक है। पाकिस्तान के एक एक तर्क को कोर्ट ने कैसे खारिज किया, चाहे जुरिस्डिक्शन का सवाल हो या फिर कौंसुलर एक्सेस का। इसीलिए पाकिस्तान की मीडिया में वहां की सरकार की जमकर खिंचाई हो रही है। पाकिस्तान के वकील को बोलने के लिए 90 मिनट का वक्त मिला था, लेकिन उसके पास 30 मिनट से ज्यादा का मटेरियल नहीं था। इस वकील को पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 5 करोड़ की मोटी फीस देकर इंटरनेशनल कोर्ट में भेजा गया था। पाकिस्तान में इस बात से कंपैरिजन किया जा रहा था कि पाकिस्तान का महंगा वकील बिना तैयारी के इजरा करने पहुंचा, जबकि भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने पूरी तैयारी के साथ केस लड़ा, सॉलिड फैक्ट्स रखे, मजबूत तर्क दिए और फीस सिर्फ 1 रुपया ली। अच्छी बात है कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले में पहली लड़ाई जीत ली है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि लड़ाई की शुरुआत है, अंत नहीं। अभी इस मामले में पाकिस्तान बहुत सी चालें चलेगा और भारत को उनका जवाब लगातार देना होगा। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कश्मीरी बच्चों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कश्मीर में दहशतगर्दों ने किस तरीके से अब बच्चों को अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बनाया है। आतंकवादी छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाकर उनकी तस्वीरें खींचते हैं। जिन बच्चों को बम, बंदूक, गोली इनका मतलब भी नहीं मालूम, उन बच्चों की तस्वीरों के जरिए कश्मीरियों को धमकी दी जा रही है कि अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, बच्चों के हाथ में किताबें मत दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, उनके हाथ में बंदूक पकड़वाओ। जिन बच्चों की तस्वीरें आतंकवादियों ने जारी की हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अभी चलना भी नहीं सीखे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। एक छोटे बच्चे के पीछे 4 AK-47 राइफल रखी हुई हैं। बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल होगी। जाहिर है ये तस्वीर किसी आतंकवादी के घर की है, क्योंकि एक साथ इतने AK-47 किसी आम आदमी के पास तो हो नहीं सकते। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्रीन टी शर्ट पहने इस बच्चे के हाथ में भी AK-47 राइफल है और इसने AK-47 को ऐसे पकड़ा जैसे हवा में फायर करने जा रहा हो। उम्र 4-5 साल की होगी। जैकेट पहने इस बच्चे की तस्वीर देखिए। बच्चा इतना छोटा है कि इसकी हाइट AK-47 की लंबाई के बराबर है। चौथी तस्वीर में एक बच्चा काले कपड़ों में नजर आ रहा है, सिर पर साफा बंधा है, गले में AK-47 लटकी है, जिसकी तस्वीर ISI चीफ बगदादी के गेटअप में खींची गई है। ये 5वीं तस्वीर देखिए। एक 13-14 साल के बच्चे की है। इसने आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनी है। उसके शरीर से 10 से ज्यादा AK-47 बांधी गई है। इसकी तस्वीर किसी जंगल में खींची गई है। छठी तस्वीर एक छोटी बच्ची की है। ये घर के अंदर की तस्वीर है। उसके साथ एक आदमी बैठा है और उसने AK-47 पकड़ी हुई है। बच्ची भी उसके साथ AK-47 को हाथ लगाकर फोटो क्लिक करवा रही है। 7वीं तस्वीर एक और बच्ची की है जिसने ग्रीन ट्रैक सूट पहना हुआ है, चेहरा स्कार्फ से ढका है, हाथ में AK-47 है और गोलियां रखने के लिए स्पेशल जैकेट पहनाया गया है। ये फोटो भी जंगल में ले जाकर खींचा गया है। इस बच्ची की उम्र भी 5-6 साल के आसपास दिखाई देती है। 8वीं तस्वीर बच्चों के ग्रुप की है। ये ग्रुप फोटो है। हर बच्चे के हाथ में लकड़ी के बने गन है। किसी ने क्रिकेट बैट से AK-47 बनाया तो किसी ने लकड़ी के फट्टे से। लकड़ी के हथियारों पर बुरहान वानी के नाम के मैसेज भी लिखे हैं, बुरहान इज अलाइव नॉट डेड। कुछ और तस्वीरें हैं ऐसे बच्चों की जिनके हाथ में AK-47 तो नहीं, लेकिन उनके सिर पर एक पट्टी बंधी है और उस पर मैसेज लिखा है हिजबुल मुजाहिदीन। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे 2 बच्चों की उम्र 2 से 3 महीने की होगी। तीसरे बच्चे की उम्र 2 से 2.5 साल से ज्यादा नहीं है। सिर पर बंधी पट्टी पर लिखे मैसेज से साफ है ये काम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का है। आतंकवादियों ने कुछ फोटोज पर मैसेज लिखे हैं। अब आपको उर्दू में लिखे इन मैसेजेस का मतलब मैं आपको बताता हूं। एक फोटो पर उर्दू में लिखा है बच्चों के हाथों में किताब नहीं, बंदूक पकड़वाओ, ये हमें आजादी दिलाएंगे। एक और तस्वीर में लिखा है स्कूल जाना बंद करो, आजादी की तैयारी करो। एक तस्वीर में तो तालिबान के नाम का मैसेज है, लिखा है आओ कश्मीर में तालिबान लाएं, यही हमारा मुस्तकबिल है, यानी यही हमारा फ्यूचर है। आतंकवादियों ने कुछ फोटोज पर मैसेज लिखे हैं। इनके उर्दू का मतलब आप देखिए। एक फोटो पर उर्दू में लिखा है बच्चों के हाथ में किताब नहीं, बंदूक पकड़वाओ।
ये हमें आज़ादी दिलाएंगे। एक और तस्वीर पर मैसेज लिखा है, स्कूल जाना बंद करो, आज़ादी की तैयारी करो। एक तस्वीर में तालिबान के नाम का मैसेज है, लिखा है आओ कश्मीर में तालिबान लाए, यही हमारा मुस्तकबिल है। इन तस्वीरों से, इन मैसेज से आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी चाहते क्या है। वो बच्चों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद का कहना है कि आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 23 कश्मीरी नौजवानों ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया है। सेना इससे चिंतित है क्योंकि इन्होंने ऐसा ट्रेंड पहले कभी नहीं देखा। इस समय साउथ कश्मीर में कुल मिला के 23 ऐसे युवा हैं जो कि आतंकवाद की तरफ पूरी तरह से मुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसीज और भारतीय सेना बेहद गंभीर है। बेहद गंभीरता के साथ इस समय सुरक्षा एजेंसीज इस बात को भी देख रही है कि छोटे छोटे बच्चों को AK-47 जैसे हथियार दिए गए हैं, उनके साथ उनके जानकार और उनके पहचान वाले लोग हैं, उनकी फ़ोटो खींची गई और फिर उसके बाद उसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ किया गया, लोगों को उसी के ज़रिए उकसाया गया। ये गंभीरता का विषय है। इसी को देखते हुए आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में नॉर्दर्न कमांड के साथ सुरक्षा एजेंसीज ने एक पूरी प्लानिंग की है ताकि इस तरह से बच्चों को जो रेडिकलाइज कर रहे हैं छोटी उम्र में, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और बच्चों को इनसे बचाया जा सके। वहीं आर्मी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक सभी साउथ कश्मीर में ऐसे नहीं हैं। हालात कुछ स्थिर भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो कि बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए डॉक्ट्रिन कर रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। कश्मीर के डिस्टर्बेंस वाले ज्यादातर इलाकों में CRPF तैनात है। CRPF के कमांडर ने बताया कि आतंकियों ने बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए जो ट्रेंड शुरू किया है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि CRPF इन्हें रोकने के लिए कई तरह के अच्छे काम कर रही है, कई तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि नौजवानों को, बच्चों को हथियार पकड़ने से रोका जा सके। लेकिन ये बच्चे इतने छोटे हैं, उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। बरगलाया जा रहा है, यूथ को भड़काया जा रहा है और बस एक फैसिनेशन के तौर पे, और उन्हीं चीज़ों को ये ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ही चीज़ें वायरल भी होती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है और इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए कि ऐसी चीज़ें ना हों, ये पत्थरबाजी या ये गन कल्चर ये ना बढ़े, इसी के चलते आप देखिए कि बहुत सी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जैसे पीछे अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, अलग अलग ज़िलों में हुए, अभी अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। तो ये मकसद यही है कि यूथ को कंस्ट्रक्टिवली एक अच्छी तरफ उनका ध्यान बटाया जाए, उन्हें इन्वॉल्व किया जाए जो उनके अपने फ़ायदे के लिए हो, और इस तरह की एक्टिविटी से जो कि नेगेटिव हैं उनसे वो दूर रहें। आतंकवादियों ने पहले नौजवानों को भड़काने की कोशिश की, कश्मीर स्कूल जलाए, स्कूल बंद करवाए, कश्मीरियों को कहा कि अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। जब इससे बात नहीं बनी, बच्चे खुद स्कूल जाने के लिए निकले तो आतंकवादियों ने स्कूलों को निशाना बनाने की अपील की। आतंकवादियों ने नया तरीका निकाला और ये तरीका सबसे खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चों को इस रूप में दिखाना, ये इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। एक तरफ छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा रहे हैं दहशतगर्द, बच्चों को जो तस्वीरें हैं उनको वायरल कर रहे हैं ताकि कश्मीरियों में एक डर, एक खौफ पैदा हो। लेकिन सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। हकीकत में कश्मीरी नौजवान क्या चाहते हैं, यह आज पुलवामा में दिखाई दिया। पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भर्ती हो रही थी। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भारी संख्या में लड़के और लड़कियां फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लगाए गए रिक्रूटमेंट कैंप की है। पोस्ट हैं सिर्फ 222, लेकिन इसके लिए 3800 से ज्यादा नौजवान एग्जाम देने पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में कश्मीरी लड़कियां भी हैं। कश्मीरी लड़कियां सिर पर हिजाब पहनकर फिजिकल टेस्ट में शामिल हुई। लड़कियों ने लंबी रेस लगाई, गोला फेंका। भर्ती के पहले राउंड में रेस, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और हाई जंप सहित फिजिकल टेस्ट लिए गए। जो बच्चे फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होगा। आज जिला पुलवामा में कांस्टेबलों की असामियां जो हैं पुर की जा रही हैं। यहाँ जिला पुलवामा के लिए 222 वैकेंसीज हमारे पास हैं, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज IRP बटालियंस में है और आर्म पुलिस और ज़िला पुलिस में भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेंट्स हैं वो तकरीबन 3800 हैं। काफ़ी जोश व खरोश जैसे कि आपने भी देखा होगा यहाँ के जवानों में है। लड़कियाँ भी इसमें शामिल हैं जो कि इस भर्ती मुहिम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
आज इनके जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट्स हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इनकी 1600 मीटर की रेस होती है जो इन्होंने 390 सेकंड में मुकम्मल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे इस काउंटर पे पुशअप्स होते हैं, आगे इनकी हाइट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। जो यहाँ पे आज के रोज़ क्वालिफाई हो जाएंगे उनका बाद में जो होगा रिटन टेस्ट होगा। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने और आर्मी ने कश्मीर के कई हिस्सों में कई जगह रिक्रूटमेंट कैंप लगाए हैं। इन रिक्रूटमेंट कैंप में बड़ी संख्या में कश्मीरी नौजवान लड़के लड़कियां भर्ती के लिए पहुंचे हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस तरह के रिक्रूटमेंट कैंप से कश्मीर के हालात सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ के बच्चों को एक मौका फराहम किया है ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकें। ये कंप्यूटराइज्ड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है और पूरी रियासत में लागू किया। मिलिटेंसी का चैलेंज 90 से JNK पुलिस झेलती आई है और आगे भी इसको पूरा मुकाबला करेगी। जो बच्चे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, भारी तादाद में 80% से ऊपर अटेंडेंस है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कश्मीर में जो लोग नौजवान पढ़े लिखे हैं वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हो, ये दहशतगर्दी ख़त्म हो, पत्थरबाजी ख़त्म हो, बेरोज़गारी दूर हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में आए हैं, यहाँ भर्ती चल रही है तो बेरोज़गारी यहाँ में, इसलिए बहुत लड़के लड़कियाँ यहाँ आई हैं भर्ती के लिए। हम चाहते हैं कि भर्ती होना चाहिए, बेरोज़गारी आम हो गई है, पढ़े लिखे नौजवान है सर, बेरोज़गारी थोड़ी दूर हो जाएगी। और क्या सर, बेरोज़गारी आम हो गई है ही नहीं कुछ, और कोई वसीला ही नहीं है कुछ सर। आतंकवादियों ने नौजवानों को डिसुएड करने की पूरी कोशिश की है। कुछ दिन पहले SPOs की पिटाई का वीडियो बनाया था और कश्मीरी नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्स से दूर रहने की धमकी दी थी। फिर शोपियां में आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या कर दी, दहशत फैलाने की कोशिश की। इसके बाद BSF के कश्मीरी अफसर को धमकी दी। लेकिन आज की तस्वीरें आतंकवादियों को कश्मीरी नौजवानों का करारा जवाब है। कश्मीरी नौजवान दहशतगर्दों से नहीं डरते, वो कश्मीर में अमन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और आज उन्होंने इसका मुजाहरा किया। फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कल से ही जम्मू कश्मीर में हैं। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। जेटली और महबूबा की 45 मिनट तक मुलाकात में इस बात पर चर्चा हुई कि कश्मीर को केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले फंड का फ्लो किस तरह से हो, इस फंड के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम से उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आज GST काउंसिल की मीटिंग में भी गए। ये मीटिंग श्रीनगर में थी। इस मीटिंग में अलग अलग आइटम्स के टैक्स रेट्स आज फाइनल किए गए। 80 से 90% गुड्स और सर्विसेज पर आज टैक्स रेट तय कर लिए गए हैं। कुल 1112 आइटम्स के टैक्स रेट फाइनल हो गए हैं। GST के लिए 4 टैक्स स्लैब रखे गए हैं। सबसे कम 5% टैक्स रेट तय किया गया है, जबकि सबसे ज्यादा 28% टैक्स लगेगा। रोजमर्रा की चीजों पर 5% टैक्स होगा और सबसे अच्छी खबर यह है कि अनाज जैसे दाल, चावल और दूध पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कल सर्विस टैक्स पर भी फाइनल फैसला हो जाएगा। अरुण जेटली चाहते हैं कि 1 जुलाई से GST लागू हो जाए। मैं आपको कुछ आइटम्स और उन पर लगने वाले टैक्स रेट बता देता हूं। चीनी, खाने के तेल, नॉर्मल टी या कॉफी पर अब 5% टैक्स लगेगा। ये पहले से सस्ते हो जाएंगे। कोयले पर भी 11.7% के मुकाबले सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन सस्ते हो जाएंगे। इन पर सिर्फ 18% GST देना होगा। पहले इन आइटम्स पर 22 से 28% टैक्स लगता था। वैसे अब जिन चीजों पर 28% टैक्स लगेगा उनमें एरेटेड ड्रिंक्स, कार, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। लेकिन चावल, दाल, आटा जैसे जरूरी सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूध पर भी GST नहीं लगाया जाएगा। इन्हें GST से बाहर रखा गया है, यानी अनाज और दूध सस्ता हो जाएगा। अरुण जेटली GST के मामले में जिस तेजी से और जिस गंभीरता से काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो GST को पूरे देश में 1 जुलाई से लागू करवाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। आज डिफेंस सेक्टर से एक अच्छी खबर आई। भारत की सेना को नई आर्टिलरी गन मिली है। आज अमेरिका से 2 अल्ट्रा लाइट होविट्जर इंडिया पहुंची हैं। इन आर्टिलरी गन्स का नाम अल्ट्रा लाइट M777 होविट्जर है। अगले हफ्ते इन गन्स का ट्रायल किया जाएगा। इनका फायर पावर टेस्ट होगा। टेस्ट में कामयाब होने के बाद ऐसी 145 आर्टिलरी गन्स भारतीय आर्मी में शामिल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इन आर्टिलरी गन्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ
करीब 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील में 25 बनी बनाई आर्टिलरी गन्स अमेरिका से इंडिया लाई जाएंगी, जबकि बाकी को इंडिया में असेंबल किया जाएगा। ऑप्टिकल फायर कंट्रोल वाली इस आर्टिलरी गन से 30 किलोमीटर तक की रेंज तक टारगेट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर करती है। इस गन का इस्तेमाल अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा है। इन गन्स को हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट भी किया जा सकता है। फिलहाल 2 ही आर्टिलरी गन हैं, लेकिन ये बड़ी बात है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी डिफेंस डील में सौदा होने के बाद इतनी जल्दी डिलीवरी भी हो गई। इसका बैकग्राउंड है, आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि सरकार के काम करने के तरीके में बदलाव कैसे हुआ है। असल में इस डील पर बात 2010 में शुरू हुई थी। यूपीए की सरकार थी। 4 साल के बाद अचानक 11 मई 2014 को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इस डील को $885 मिलियन में क्लियर कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे 16 मई को आने वाले थे। कांग्रेस हार गई, मोदी प्रधानमंत्री बने और सरकार बनने के कुछ दिन बाद मोदी ने इस डील को महंगा बताकर रोक लगा दी। दोबारा बार्गेनिंग की, सौदा $750 मिलियन में तय हुआ। यह भी तय किया गया कि सारी आर्टिलरी गन्स बाहर से नहीं मंगाई जाएंगी। 147 में से 122 आर्टिलरी गन्स को इंडिया में असेंबल करना होगा। फाइनल मोहर पिछले साल दिसंबर में लगी और 5 महीने के भीतर डिलीवरी भी हो गई। अब आपको नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की डिटेल्स में बताना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि नक्सलियों के एक डिप्टी कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। इस डिप्टी कमांडर पर सरकार ने 1 लाख रुपए का नाम रखा था। 24 अप्रैल को बुरकापाल में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों की जिस टीम ने हमला किया था, उसमें यह डिप्टी कमांडर भी था। इसका नाम पोडियम पांडा है। आज मैं आपको इसकी बातें सुनाता हूं। इस कमांडर ने नक्सलियों के बड़े गहरे राज खोले। सबसे पहले इसने बताया कि 24 अप्रैल को बुरकापाल में क्या हुआ था, सीआरपीएफ पर नक्सली हमले के वक्त इस डिप्टी कमांडर का क्या रोल था, इसने वहां क्या देखा, इसकी पूरी डिटेल आज पांडियम ने दी। बुरकापाल घटना में सर हम लोगों को बुला के ले गया सर। हमारे जन मिलिशिया के एक सदस्य कमांडर था, उन्होंने हम लोग को लेकर गया। ले जाने के बाद तो वहाँ जैसे फायरिंग शुरू हुआ वैसे हम लोग को पीछे रखे और मेरे को एक इंसास राइफल भी दिया। वो 12 बोर लेकर वो सामने लड़ने गया, हम लोग को पीछे रखा। उसके बाद तुम लोग भी, हम लोग जैसे फायरिंग करते वैसे तुम लोग भी फायरिंग करने के लिए हम लोग को भी बताया। बताने पर हम उसी वहीं पे 2 राउंड फायर भी किए। उसके बाद आधे घंटे के बाद हमारे यहाँ हम लोग इस पार नदी के इस पार थे, वहाँ पे एक लाश पहला जो ख़त्म हुआ नक्सली नहीं था, वो केरला के रहने वाला कमांडर था, वो अनिल करके नाम का। लाश को हम लोग के पास लाकर छोड़ने के बाद हम लाश को उठा के सीधा हम लोग कसलपाड़ की ओर लेके गए। पांडा ने पुलिस को नक्सल से जुड़ी कई बातें बताई, कई राज उजागर किए। पांडा ने पुलिस को उन लोगों के डिटेल दिए जो दिल्ली में बैठकर नक्सलियों की मदद करते हैं। पांडा ने पुलिस के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बेला भाटिया का नाम लिया। पांडा ने बताया कि प्रोफेसर नंदिनी और बेला का बड़े नक्सली नेताओं से कनेक्शन है। पंडा ने सुकमा पुलिस को ये बताया है कि वो 98 से 2017 तक संगठन के लिए काम करता था, सभी बड़ी वारदातों में शामिल रहा है और सभी बड़े नक्सली नेताओं से उसके संपर्क हैं, सबको पहचानता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे सुश्री नंदिनी सुंदर, बेला भाटिया और जो स्थानीय मनीष कुंजाम जी हैं, उनको भी इसने बड़े नेताओं से मिलाने का कार्य किया है, ऐसा उसने अभी पुलिस को बताया। जब भी ये लोग उससे मिले हैं तो इसने उन्हें बड़े नक्सली नेताओं से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब भी किसी को नक्सली कमांडर से मिलना होता था तो पांडा ही उन्हें मिलवाता था। नक्सलियों तक मैसेज पहुंचाने का काम भी पांडा ही करता था। प्रोफेसर नंदिनी और बेला भी पांडा के जरिए नक्सली कमांडर से मिली थी। पांडा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और ये 17 साल से नक्सलियों के लिए काम करता था। तो ये संदेश पहुंचाने का, सामान पहुंचाने का, लोगों को मैसेज करने का, खबर करने का सारा काम करता था। इस प्रकार के और भी कई लोग होंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है
और चूंकि इसका जो स्ट्रेटजिक इलाका है वहाँ पर ये चिंता गुफा का रहने वाला है, इसलिए वहाँ पर निश्चित रूप से ये सबकी मिलने का माध्यम भी यही था। और इसीलिए जो भी लोग मिलने गए हैं, प्रमुखतः 2006 के बाद से बहुत से लोग जैसे नंदिनी सुंदर जी, बेला भाटिया जी, उनको इसने मिलवाने का काम भी इसी ने किया। मिलते थे ऐसा उसने बताया है। अब वो क्यों मिलते थे ये इसको नहीं पता, क्योंकि वो आपस में जो उनकी बात होती थी उस समय ये उपस्थित नहीं रहता था। क्या मिलते थे, क्या कारण है, ये तो या तो नक्सली कमांडर बता सकते हैं या फिर वो लोग बता सकते हैं। पांडा ने बहुत सारे राज खोले। इन खुलासों के बाद इन ऑल फेयरनेस हमने नंदिनी सुंदर का पक्ष जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता सौरभ ने उनसे बात की। नंदिनी ने बताया कि वो पांडा को जानती हैं, उनसे कई बार मिल चुकी हैं, लेकिन पांडा ने उन्हें कभी किसी नक्सली कमांडर से नहीं मिलवाया। नंदिनी का दावा है कि पुलिस के दबाव में पांडा ऐसी बातें बोल रहा है। ये तो बिल्कुल झूठ है। मैंने पांडा कभी भी नहीं ले गया मुझे कोई माओ से मिलने के लिए, और मैं कोई माओ से नहीं मिली हूँ पांडा के साथ। पांडा को 3 तारीख से पुलिस की हिरासत में रखा गया है। उनके भाई जो उनको मिले हैं पुलिस के सामने, तो उन्होंने कहा था कि उनको पूरी तरह से मतलब टॉर्चर किया गया है लगता है। और जब उनके भाई गए थे मिलने के लिए 13 तारीख को, तो उनको आमने सामने बात करने नहीं दिया, मतलब। और पुलिस ने उनके फ़ोन से उनकी वाइफ से ज़बरदस्ती बोला कि वापस आ जाओ, केस विड्रॉ करो। तो साफ मतलब हमारे पास काफ़ी एविडेंस है कि उसको पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ये सब बोला जा रहा है। पुलिस के सामने पांडा ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बेला भाटिया का भी नाम लिया है। बेला मानती हैं कि पांडा ने उन्हें नक्सली कमांडर से मिलवाया, लेकिन वो रिसर्च वर्क के सिलसिले में नक्सलियों से मिली, ये दावा किया बेला भाटिया ने। 2008 की, जितना मुझे याद है, ये 2008 या 9 की बात है। तो मैं बस्तर में आया जाया करती थी। उस समय मैं दिल्ली में एक शोध संस्थान है CSDS, मैं उसमें फैकल्टी मेंबर थी और मैं ये मेरा शोध का विषय था। हाँ, तो बस्तर पे मैं लिख रही थी। तो इस उद्देश्य से मैं चिंता गुफा गई थी। और उस दौरान जब मैं गई थी तो मुझे याद पड़ रहा है कि ये पांडा उस समय घर में नहीं थे। एक दिन मुझे वहाँ वेट करना पड़ा था। उसके बाद में पांडा जी आए थे और फिर मैं चिंता गुफा गई थी और उनसे मेरी काफ़ी लंबा उनसे बातचीत हुआ था। उधर चिंता गुफा गांव के बारे में, वहाँ के आदिवासी लोगों के बारे में, वहाँ के उस एरिया में अलग अलग क्या क्या समस्याएं हैं। और फिर उनके साथ में फिर मैं एक CPI के गांव, वहीं पे मुझे नाम याद नहीं है, मगर वहाँ पे मैं गई थी और फिर उस रात को मैं वहीं गांव में भी रही भी थी। पांडा नहीं थे, मुझे वहीं पे छोड़ के वो चले गए थे। अब तक ये बातें सिर्फ सुनने में आती थी। ये कहा जाता था कि दिल्ली में बैठे कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स नक्सलियों की मदद करते हैं। पहली बार इसके सबूत मिले हैं, गवाही मिली है। खुद नक्सली कमांडर ने नक्सलियों की मदद करने वालों के नाम बताए हैं। पहले जब किसी प्रोफेसर का या सोशल वर्कर का नाम आता था, उसके खिलाफ नक्सलियों को मदद करने का इल्ज़ाम लगता था, एक्शन लिया जाता था, तो JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते थे। अब उम्मीद है कि नक्सली कमांडर के इस खुलासे के बाद नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई मार्च निकलेगा, कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई तो बोलेगा। अब आपको यूपी के नेताओं की नेतागिरी में दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में VIP कल्चर खत्म करने के लिए नेताओं और अफसरों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटवा दी। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के इस फैसले पर सबसे पहले अमल किया था। अपनी खुद की गाड़ियों से लाल बत्ती सबसे पहले हटाई। यूपी में MLAs और MPs की गाड़ियों से लाल बत्ती तो उतर गई, लेकिन नेताओं के दिमाग से लाल बत्ती नहीं उतरी। VIP देखने का भूत नहीं उतरा। इसलिए नेताजी जो लोग हैं, ये नए नए तरीके ईजाद करते हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इकट्ठा की। उन्होंने बताया कि अब नेताओं की गाड़ियों पर नंबर प्लेट के ऊपर विंड स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में विधायक या सांसद लिखा जा रहा है। कुछ नेता अपनी गाड़ियों पर हूटर लगवाकर चलते हैं और कुछ बिना नंबर की गाड़ी से चल रहे हैं। उन्होंने नंबर प्लेट की जगह सिर्फ विधायक लिख रखा है। ऐसे कुछ नेताओं को रुचि कुमार ने असेंबली में रंगे हाथ पकड़ा। इनमें से बहुत सारे विधायक बीजेपी के भी थे। असेंबली के पोर्च में सबसे पहले बीजेपी के MLA देवेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी पहुंची।
देवेंद्र प्रताप सिंह एटा के कासगंज के विधायक हैं। एमएलए साहब ने अपनी गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में विधायक लिखा है। गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। पहले तो विधायक महोदय ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर विधानसभा के हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे। इंडिया टीवी के संवाददाता रुचि कुमार जब देवेंद्र प्रताप से बात करने गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखिए। मोदी जी ने लाल नीली बत्ती खत्म की, वो कैसा कदम मानते हैं? बहुत अच्छा कदम है। जो भौकाल था नकली, कुछ लोग बत्तियां लगा के लोगों को दबाने का, प्रताड़ित करने का जो प्रयास करते थे, वो प्रयास बंद हो गया है। लेकिन विधानसभा में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एमएलए जिसमें बीजेपी की बड़ी तादाद में है, वो बत्ती नहीं लग रही है लेकिन वो दूसरी तरह से बता रहे हैं लोगों को कि वो विधायक हैं। नंबर प्लेट में उन्होंने विधायक लिखा है, अपना नाम लिखा हुआ है। नाम नहीं लिखा है, केवल विधायक लिखा हुआ है। इतना तो लोग सामने वाले की जानकारी में रहना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी है, उसमें नंबर प्लेट नहीं है, विधानसभा आप आए हैं। हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन होगा तो नंबर प्लेट आएगी। लेकिन ये तो हाई सिक्योरिटी जोन है, बिना नंबर प्लेट के आना। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है। अब मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट से विधायक पूरन प्रकाश का तर्क सुनिए। ये जनाब भी रंगे हाथ पकड़े गए। पहले एमएलए साहब ने प्रधानमंत्री मोदी की वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश की जमकर तारीफ कर दी, लेकिन जब उनसे पूछा गया आपकी गाड़ी पर भी बड़े बड़े अक्षरों में विधायक लिखा है, तो क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? इस पर विधायक ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। मोदी जी ने लाल नीली बत्ती खत्म की, वीआईपी कल्चर खत्म किया, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिएगा, जो एक माननीय प्रधानमंत्री का कि सबको एक राय में, एक नज़र में देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इनमें जो देखा गया है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो लाल नीली बत्ती लगा के, चाहे जो टोल होते हैं उन पर जो फ्री पास की वो सुविधा ले लेते, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे विधानसभा में हम देख रहे हैं बहुत सारे एमएलएज अपने को एमएलएज बताने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों के जरिए। देखिए, ऐसा रहता है, इतना तो रहता है, कहीं भी जाम में फंस रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो इतना एक चीज़ बनता है। अब मैं 4 बार का जनप्रतिनिधि विधायक हूँ। गाड़ी में दिखाई दे रहा है, अगर आके देखेंगे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है। वो जब जाते क्षेत्र में जाते हैं ना, अपना बलदेव क्षेत्र के विधायक होते हैं, तो ये गाड़ी का तो उसमें ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि जिसमें कोई लाल नीली हमारी कोई बत्ती लग रही हो। हमारा बहुत सिंपल गाड़ी, सिंपल हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं बाराबंकी के विधायक बैजनाथ रावत ने किस तरह लाल बत्ती की काट ढूंढी। विधायक बैजनाथ रावत की गाड़ी में विधायक भी लिखा है, सांसद भी लिखा मिला। हालांकि बैजनाथ रावत अब कह रहे हैं कि वो इसे हटा लेंगे। ये जो मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म किया, लाल नीली बत्तियां सब हटा दी, ये कैसा कदम मानते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा समाजवाद है, छोटे बड़े कोई लिहाज न रह जाए। लेकिन जैसे आपकी गाड़ी में हमने देखा कि विधायक भी लिखा है, सांसद भी। हम पहले सांसद थे तो वो एक्स लिखा है ना, एक्स पूर्व नहीं दिख रहा है, तो हम पूर्व सांसद भी हैं और वो विधायक बाद में बन गए, तो दोनों लगे हैं। ये दोनों लिखने के पीछे क्या वजह होती? गाड़ी में क्यों लिखते हैं कि आप विधायक हैं? नहीं, पहले से लिखा था, वो लिखा था, विधायक बन गए तो गाड़ी भेजा, लग गया वो। गाड़ी में क्यों लिखते हैं? नहीं, अब चूंकि थे सांसद तो पूर्व वाला लिखा है, अब हट जाएगा, वो भी हटा दिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पारसनाथ यादव की कार की तस्वीर। पारसनाथ यादव मंत्री नहीं रहे, लेकिन रुतबा बरकरार है। गाड़ी पर विधायक के बेटे का टाइटल युवराज लिखा है और नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर गलत तरीके से लिखे गए हैं। जब रुचि कुमार ने विधायक पारसनाथ से स्टाफ से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। यह गाड़ी किसकी है? ये माननीय मंत्री जी गाड़ी है। कौन मंत्री जी? ये जौनपुर के श्री पारसनाथ यादव। अब कहाँ है मंत्री जी? तो मंत्री नहीं, पूर्व मंत्री है, बीच में विधायक हैं। नहीं, पीछे सब गाड़ी में युवराज लिखा हुआ है। एक टाइटल है ये। किसका टाइटल है? ये मतलब बड़े वाले भैया के। पारसनाथ यादव जी की गाड़ी है। तो ये पारसनाथ यादव का टाइटल है? नहीं, उनके लड़के मतलब ये इतनी गाड़ी है वहाँ पे सब। अच्छा, नंबर भी जो लिखा है आपने, वो जो नियम है उसके मुताबिक नहीं लिखा गया नंबर, तो कैसे क्या बताया जाए? विधायक जो कर रहे हैं वो ट्रैफिक रूल्स का भी वायलेशन है, लेकिन क्या करें, नेताजी को अपने आप को वीआईपी तो दिखाना है, जनता पर रौब तो जमाना है। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने से, विधायक या सांसद लिखने से, हूटर लगाने से कोई बहुत बड़े फायदे नहीं होते। रेड लाइट जंप करने पर कई बार चालान से बच जाते हैं, टोल पर बिना टोल टैक्स दिए निकल जाते हैं। लेकिन लाल बत्ती हटाने के पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद बड़ा है। वो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूपी में जो देखने को मिला उससे लगता है कि सिर्फ लाल बत्ती हटाने से काम नहीं चलेगा, नेता के दिमाग से वीआईपी कल्चर की बत्ती हटानी होगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं,
इस मामले में योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बड़ी है, क्योंकि अब यूपी में जो विधायक या सांसद नहीं है वो अपनी गाड़ी पर योगी सेवक लिखकर खुद को वीआईपी समझते हैं। आज ट्रिपल तलाक इशू पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। 6 दिन की लगातार सुनवाई में कोर्ट ने 3 तलाक के हक में और 3 तलाक के खिलाफ दोनों पक्षों की दलील सुनी। सुनवाई के आखिरी दिन आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने इस केस की मेन पटिशनर सायरा बानो ने इमोशनल दलील दी। सायरा बानो की तरफ से कहा गया कि 3 तलाक न तो इस्लाम का हिस्सा है और न ही आस्था का। उन्होंने कहा, मेरी आस्था यह है कि 3 तलाक मेरे और ईश्वर के बीच में एक पाप है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना है कि यह बुरा है, पाप है और अवांछनीय है। ये इस्लाम का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है। सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं ये पाप है। महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी मानना है कि 3 तलाक बुरा है। केंद्र सरकार भी कह रही है ये महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन सरकार कानून लेकर नहीं आती। ऐसे में पेटिशनर कहां तक जाएं? अब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का संरक्षक है, तो कोर्ट इस मामले में इंसाफ देता, ये जरूरी है। सायरा बानो की तरफ से आगे कहा गया कि कोई कहता है कि संसद जाओ और कानून बनाने की मांग करो, लेकिन कानून बनेगा भी तो वो आगे के लिए होगा, उससे मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा। इस बीच आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो निकाह नामे में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए तैयार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जल्द ही सभी काजियों को यह सलाह जारी की जाएगी कि निकाह नामे में यह शामिल किया जाए कि शौहर एक बार में 3 तलाक नहीं ले सकेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में इसे लेकर एक एफिडेविट फाइल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर निकाह नामा है और निकाह नामा में जो भी सही जितनी बातें आप लोग चाहते हैं वो निकाह नामा में लिख क्यों नहीं देते हैं, और अगर ऐसा निकाह नामा आप बनाते हैं और उसको सभी काजियों को भेजते हैं जो विवाह कराते हैं, शादी कराते हैं, तो फिर ये जो कुंठा है महिलाओं की, कुछ महिलाओं की कुंठा है, वो दूर हो सकती है। और इसको अगर आप दूर स्वयं करेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन वो ऐसा कर देंगे और उस कर देने पर सभी जगह ये लागू हो जाएगा, ऐसा अभी कुछ बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक सकारात्मक कदम लेने की बात है, एक अच्छी बात करने की बात है, और वो कोर्ट ने कहा कि हम इसको इनकरेज करते हैं, हम इसको अवश्य ही आगे बढ़ाने के लिए आपको हम इसके लिए प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपका निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। वैसे सोचने वाली बात तो यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात काजी मानेंगे, और ये कौन तय करेगा कि काजी हर निकाह के वक्त 3 तलाक न होने की बात निकाह नामे में लिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि निकाह के बाद कितनी मुस्लिम महिलाएं निकाह नामे में 3 तलाक न होने की बात लिखवाने की जिद करेंगी और न लिखने पर निकाह करने से इनकार कर देंगी। ये आसान नहीं है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात बेमानी लगती है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय तभी मिलेगा जब उन्हें ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिले, और ये मुक्ति तब मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच का रास्ता निकालने के बजाय फैसला दे ट्रिपल तलाक पर, 3 तलाक पर पूरी तरह रोक लगाए। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे आज की अच्छी खबर, एक ऐसी फुटबॉल टीम के बारे में जिसने झारखंड के आदिवासी लड़कियों की जिंदगी बदल दी। तो आज की अच्छी खबर का आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि झारखंड में कैसे फुटबॉल ने गरीब आदिवासी लड़कियों की जिंदगी बदल दी। रांची का ओरमांझी इलाका है, बेहद गरीब परिवारों की लड़कियां एक फुटबॉल टीम इन्होंने बनाई है, और ये फुटबॉल टीम फ्रांस, स्पेन, जर्मनी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। 2013 में इस टीम ने स्पेन में डोनेस्टी फुटबॉल कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आमतौर पर ये लड़कियां ऐसे परिवारों की हैं जहां दूसरों के घरों में काम करके अपनी जीविका करनी पड़ती थी। परिवार इतने गरीब थे कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, लेकिन युवा नाम की संस्था ऐसी गरीब बच्चों की मदद के लिए आगे आई। इस संस्था के जरिए गरीब लड़कियों को मुफ्त में फुटबॉल की ट्रेनिंग दी गई, मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम किया गया। युवा की फुटबॉल टीम में अब ऐसी लड़कियां भी हैं जो आज भी डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, घरों में कामकाज करने के बाद फुटबॉल की ट्रेनिंग लेती हैं। हमारे संवाददाता मुकेश सिन्हा इस संस्था से जुड़ी लड़कियों से मिले, उनसे बात की,
इन लड़कियों की बात आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि अगर बच्चियों को थोड़ा सा सहारा मिले तो वो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। झारखंड की अधिकतर लड़के काम करते हैं घर में, वही काम घरेलू काम हमेशा मैं करती थी। और जब से फुटबॉल में ज्वाइन की है मेरा जैसे दिमाग खुल गया है। मैं पढ़ती हूँ अधिकतर नहीं, कम से कम पहले के वजह से, पहले की अपेक्षा मैं अभी तक पढ़ती हूँ और फुटबॉल खेलते हुए साथ में घर का काम भी करती हूँ। तो इससे मेरा हेल्थ भी बना रहता है फुटबॉल से और पढ़ाई में भी ध्यान थोड़ा जाता है। जब से यहाँ फ्रांस आए हैं, यहाँ फुटबॉल स्टार्ट किए और लड़कियों को यहाँ प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे फुटबॉल से जुड़े रहने के लिए उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। और अभी स्कूल में बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, खेल रही है और साथ में पढ़ रही है। हमारे अच्छे एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बुलाए हैं यहाँ पे। युवा में मेरे जुड़े हुए में भी 6 या 7 साल हो गया। हमको खुद में यकीन नहीं था कि हम एक बहुत अच्छा कोच भी बन सकते हैं। और जब हम कोच बने युवा में हमको सब बताने लगे कि बहुत अच्छा कोच करती है, तो हमको बहुत प्राउड फील होने लगा। कितना अच्छा लगता है लड़कियों की बात सुन करके। इनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर के इनमें से कुछ लड़कियों को अमेरिका बुलाया गया। वहां एक सेमिनार में युवा की लड़कियों को अपनी बात दुनिया के सामने रखने का मौका मिला। That I make from coaching to pay my school fees in village. People think if they spend the money on girls, it is waste. Because of this. इन आदिवासी लड़कियों की सफलता से पता लगता है कि अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले, बेहतर इंतजाम हो तो गरीब परिवारों की लड़कियां बड़े बड़े काम कर सकती हैं। और इस तरह के और बहुत सारे प्रयासों की हमारे देश में ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे 2 ऐसी खबरें जिसे सुनकर दुख हुआ। एक खबर दिल्ली से आई और दूसरी मुंबई से। दुख भरी खबर है, दिल्ली के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का निधन हो गया। अनिल दवे नरेंद्र मोदी की सरकार में एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। अनिल दवे नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े थे और नर्मदा नदी की सफाई के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। आज नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि अनिल दवे की आखिरी इच्छा क्या थी। अनिल दवे ने 2012 में खुद लिखा कि उनका दाह संस्कार नर्मदा नदी के किनारे किया जाए। उनकी मौत के बाद उनकी स्मृति में उनके नाम पर कोई संस्था न बनाई जाए। अगर कोई उनके लिए कुछ करना चाहता है तो पेड़ लगाए, नदी को साफ रखे, तालाब खुदवाए, लेकिन इनमें भी उनके नाम का इस्तेमाल न किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अनिल दवे की इस इच्छा का सम्मान करते हुए कल नर्मदा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनिल दवे की आखिरी इच्छा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई व्यक्ति दुनिया से जाते जाते भी देश को कितना बड़ा मैसेज दे जाता है। अनिल दवे को मेरी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। एक और दुख भरी खबर मुंबई से आई। फिल्मों में मां के किरदारों से मशहूर हुई रीमा लागू ने आज दुनिया को अलविदा कहा। शौक में है क्योंकि ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे, तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ थी, क़यामत से क़यामत तक में थी वो मेरे साथ। वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनका जो दिल है वो इतना साफ है। एक और शॉकिंग खबर गोवा से है। गोवा में एक पुल के टूटने से करीब 50 लोग नदी में गिर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 30 लोगों को बचाया गया है। कई लोग लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुरचोरम इलाके में एक लड़का सुसाइड करने के इरादे से ब्रिज पर चढ़ा। इसको बचाने के लिए 50-60 लोग ब्रिज में उसके पीछे दौड़े। ब्रिज बहुत पुराना था, इसी लोगों का भार नहीं सह सका और टूट गया। ब्रिज पर चढ़े सभी लोग इस नदी में गिर गए। आज की बात में इतना ही।